और उस समय पूरे महाराष्ट्रियन लोगों का ही इतिहास यहाँ रहा है। मालगुजारी महाराष्ट्रियंस लोगों की रही है। नौकरी को छोड़कर उन्होंने सतना की लड़ाई में भाग लिया। यहाँ के दुर्ग के पहले विधायक पांडुरंग रामराव डोनगांवकर जो हमारे दादाजी थे, फेमस बंगला रहा है जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह आ चुके हैं उस बंगले में। हम देश के आज़ादी के लिए लड़े हैं, हम देश से कुछ पाने के लिए नहीं लड़े हैं। अच्छा। उन्हीं के नाम से माननीय अजीत जोगी जी ने नामकरण किया था उनका। आज कांग्रेस भवन में कोई रिकॉर्ड नहीं, कौन प्रथम विधायक रहे, कौन सांसद रहे, कौन रहे, कुछ नहीं है। लंगूर मंदिर शनिचरी बाजार। अच्छा। ये कदम का बनाया हुआ मंदिर है। तो स्वामी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आपको मेरे से क्या चाहिए, आप मेरे से मांगिए। 55,000 यूनिट ब्लड, हर 1000 यूनिट ब्लड हम लोग हर साल। इस दुर्ग के इतिहास में भी मराठी लोगों का जो मूल निवासी के रूप में एक बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार, पूरब टाइम्स के डिजिटल पेज इतिहास, इस पर आज हम लोग हैं और आज हम लोग दुर्ग को जानने आए हैं। दुर्ग का एक महत्वपूर्ण नाम है दुर्ग के इतिहास का, वो है डोंगावकर परिवार। दुर्ग के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ ये नाम है और इस नाम को जानना, समझना और इस नाम के साथ, इस परिवार के साथ जो यादें हैं, जो इनके आज की पीढ़ी की यादें हैं और जो उसमें उनसे हम बात कर रहे हैं। तो डोंगावकर परिवार के वरिष्ठ सदस्य के नाम हम मिल रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले उन्हीं से मिलके उनसे ही परिचय ले रहे हैं कि कब आया दुर्ग में डोंगावकर परिवार और कैसे दुर्ग के इतिहास के साथ हमारा नाम, आपका नाम जुड़ा हुआ। दुर्ग में डोंगावकर परिवार भोसले शासन के समय से ही है, सीप एंड बेरार के समय से ही है और उस समय पूरे महाराष्ट्रियन लोगों का ही इतिहास यहाँ रहा है। मालगुजारी महाराष्ट्रियंस लोगों की रही है। अच्छा। और डोंगावकर परिवार भी मालगुजार रहा है यहाँ का। हाँ। हम डोंगावकर परिवार के यहाँ 3 गांव रहे हैं, कंडरक्का, कुसमी, कोहड़िया, बेरलब तहसील में। ये 3 गांव डोंगावकर परिवार के हैं। डोंगावकर परिवार शुरू से मालगुजार रहा है। हाँ। तो उस समय हमारे दादाजी पांडुरंग रामराव डोनगांवकर जो जिनकी प्रारंभिक शिक्षा रायपुर में हुई। हाँ। रायपुर से ही उन्होंने मैट्रिक पास किया और उसके बाद वहीं से उन्होंने शिक्षा करने के बाद उनको सुपरिटेंडेंट की नौकरी लगी। सुपरिटेंडेंट की नौकरी लगने के बाद उन्होंने जब महात्मा गांधी जी का चला अंग्रेजों का देश छोड़ो आंदोलन। हाँ। तो उस समय उन्होंने नौकरी को छोड़कर उन्होंने सतना की लड़ाई में भाग लिया। मतलब ये हम ये बोले कि आप मतलब जो डोंगावकर या महाराष्ट्र के लोग हैं वो अपन लोग पहले से यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, पहले से आए हुए हैं। पहले सीपी एंड बेरार था और उस समय नागपुर राजधानी थी। तो उस समय महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ ऐसा कुछ अलग था ही नहीं। सेंट्रल प्रोविंसेस था, मध्य भारत इसको बोलते थे। और उस समय सारे महाराष्ट्रियन और सब यही मैक्सिमम महाराष्ट्रियन, मालगुजार, महाराष्ट्रियन एमएलए, एमपी सब यहाँ रहे हैं। यहाँ के दुर्ग के पहले विधायक पांडुरंग रामराव डोनगांवकर जो हमारे दादाजी थे, पहले सांसद रहे हैं किरोलीकर जी, और दुर्ग के पहले सांसद रहे हैं, वो भी महाराष्ट्रियन रहे हैं। और पाटनकर जी जो उस समय आरएसएस के मतलब जनसंघ से चुनाव लड़ते थे दिया छाप में। अच्छा, मतलब कांग्रेस में भी थे और भाजपा में भी? नहीं, उस समय वो आरएसएस में ही थे। आरएसएस के ही थे। और उस समय आरएसएस को दुर्ग में खड़ा करने वाले वही थे। अच्छा। हाँ, उनका पाटनगर बंगला रेलवे स्टेशन में बहुत फेमस बंगला रहा है जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह आ चुके हैं उस बंगले में। अच्छा। हम तो वो लोग भी रहे हैं। तो ऐसा महाराष्ट्रियन लोगों का पूरा इतिहास रहा है और महाराष्ट्रियन लोग उस जमाने के हैं। हाँ, मतलब अब जैसे अपन ज़माने के बोल रहे हैं, ये तो अपने समझ लीजिए नया इतिहास में आया। अगर अंग्रेज के जाने के बाद तो हम तो शायद अंग्रेज से पहले भी थे। हाँ, अंग्रेज के पहले भोसले शासन के समय से ही थे। मतलब भोसले शासन के समय से भी छत्तीसगढ़। आज भी जैसे अपन मिसल निकालने जाते हैं जी, तो मिसल निकालने में वहाँ एक आंग्ल शाखा अलग से बना हुआ है जहाँ आज भी मराठी में लिखा हुआ भोसले शासन के ज़माने का रिकॉर्ड वहाँ है। अच्छा। और वो भी देखने को मिलता है आज भी अपने। मतलब अपन ये बोल रहे हैं कि मराठा शासन के समय से तो था ही, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में भी यहाँ पे मराठी में रिकॉर्ड होता था। हाँ, वहाँ मराठी में रिकॉर्ड होता था। हाँ। और उस समय के भी मिसल में पुराने मराठी में और इंग्लिश में ऐसे लिखे हुए मिलते हैं। अच्छा। अपन अगर किसी पुराने ज़माने का मिसल निकालने जाएं तो आज अब जो रिकॉर्ड है उसमें है, आज मराठी में भी है और अंग्रेजी में भी है। हाँ, मतलब ये बोला जा सकता है कि ये जो क्षेत्र है ये मराठियों का क्षेत्र है और हम ये नहीं बोल सकते कि ये मराठी लोग यहाँ के बाहर के। हाँ, बाहर के नहीं बोल सकते। हाँ, बल्कि बाहर के लोग आके यहाँ पे बसे हैं। हाँ, ये वाली बात। तो अपन लोग फिर वही कि वापस फिर आते हैं कि जैसे मराठा शासन के समय तो शायद हमारे को भी उस बारे में लोगों को जानने समझने की बात नहीं थी। अंग्रेज़ शासन के समय भी जैसे आप बता रहे हैं, आपके एक पीढ़ी जो थी अंग्रेज़ शासन के समय में यहाँ पे पढ़ाई भी कर रही थी, यहाँ मालगुजारी भी कर रही थी, यहाँ पे अपनी जो आर्थिक और जो भी राजनीतिक सामाजिक भूमिका भी निभा रही थी।
आज़ादी के पहले और में फिर आप मतलब आज़ादी की लड़ाई में अपनी क्या भूमिका थी, अपने परिवार की क्या भूमिका थी? हमारे परिवार की भूमिका ये रही कि हमारे दादाजी उस समय तो सत्याग्रह के आंदोलन में कूद पड़े थे जी। और आए दिन उनको जेल जाना पड़ता था, रायपुर जेल, नागपुर जेल, वेल्लोर जेल, जहाँ भी वो अपनी सभा वभा कुछ लेने जाते थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अच्छा। तो ज़्यादा समय तो उन्होंने मतलब जेल में ही बिताया समझ लीजिए। अच्छा। हाँ तो हाँ क्योंकि जहाँ भी वो जाते यहाँ से कलकत्ता तक जाते थे वो सभाएं लेने, जैसे महात्मा गांधी जी के निर्देश आते थे, निर्देश के हिसाब से अपनी सभा लेना है, जाना है, आंदोलन में भाग लेना है, तो जैसे जाते थे तो वहाँ की पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती थी, अंग्रेजी पुलिस, और उनको गिरफ्तार कर लेती थी। तो उस समय उन्होंने बहुत जगह वेल्लोर जेल में भी गिरफ्तार हुए, कलकत्ता जेल में भी गिरफ्तार हुए, रायपुर में हुए, नागपुर में हुए, तो सब जगह का उनका रिकॉर्ड है और सब जगह वो गिरफ्तार हुए हैं। तो उसके बाद जब वो सीपीएन बेरार अपना था, सीपीएन बेरार में वो यहाँ के पहले विधायक थे, उस समय त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जबलपुर में। तो जबलपुर में वो सुपरिटेंडेंट थे अधिवेशन के, कांग्रेस के सुपरिटेंडेंट थे, तो उन्हीं के सुपरिटेंडेंट में वो अधिवेशन हुआ था और वहाँ उनको जॉइंडिस हुआ। और जॉइंडिस हुआ तो उनको वहाँ से फिर नागपुर लाया गया था। अच्छा, तो हाँ जॉइंडिस का इलाज उनका नहीं हो पाया तो वहीं उनकी फिर डेथ हुई नागपुर में। अच्छा, एक शब्द आया सीपीएम बरार। ये सीपीएम बरार अब जैसे पुराने लोग को तो पता है, पर आज की जो युवा पीढ़ी है या जो स्कूल कॉलेज जाने वाली पीढ़ी, उनको सीपीएम बरार क्या है, तो थोड़ा सा सीपीएम बरार भी बता दें। सीपीएम बरार को अपन सेंट्रल प्रोविंसेस बोलते थे। सेंट्रल प्रोविंस, हाँ, और हिंदी में उसको मध्य भारत। तो यहाँ से लेके अकोला अमरावती तक था पूरा। अच्छा, मतलब समझ लीजिए ये छोटा राज्य था जो हाँ, अकोला अमरावती तक था, अकोला अमरावती तक। हाँ। तो इसलिए आप उनको महाराष्ट्रियन को आप अलग बोल ही नहीं सकते, क्योंकि महाराष्ट्रियन अकोला अमरावती से लेके यहाँ तक पूरा शासन था। हाँ, और उसमें तो मराठी शासन। हाँ, तो फिर बाहर वाले और अंदर यहाँ वाले का कोई प्रश्न ही नहीं था उसमें। हाँ, मतलब ऑलरेडी मराठी यहाँ के मूल निवासी। हाँ, मूल निवासी, मैक्सिमम मालगुजार लोग भी महाराष्ट्रियन लोग रहे हैं यहाँ। हाँ, उसमें तो फिर ये हुआ कि जब मतलब स्वतंत्रता संग्राम के बाद में, फिर उसके बाद में आज़ाद भारत में मराठियों की, खासकर छत्तीसगढ़, वो भी दुर्ग, इसमें आज़ाद भारत में दुर्ग में मराठी जो लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है मराठी लोग, उन लोगों का क्या भूमिका थी, क्या मतलब राजनीतिक अग्रणी भूमिका पीछे? आज़ाद भारत के बाद भी यहाँ तामस्कर हुए विधायक। अच्छा, तामस्कर विधायक हुए यहाँ। हाँ, तामस्कर जी विधायक हुए। उन्होंने भी चुनाव लड़ा था कांग्रेस से और वो विधायक हुए। कांग्रेस से थे? हाँ, कांग्रेस से थे विधायक। हाँ। और कहते हैं आपके परिवार से? हमारे परिवार से बाद में राजनीति में कोई नहीं आया। हाँ। इसलिए नहीं आया कि हमारे दादाजी ने कहा था कि हम देश के आज़ादी के लिए लड़े हैं, हम देश से कुछ पाने के लिए नहीं लड़े हैं। अच्छा, तो हमारा काम पूरा हुआ और हमारे बाद हम इस परिवार से अभी कोई राजनीति में नहीं आएगा। हाँ, मतलब एक ठक ये था कि हमको आज़ादी दिलवानी। हाँ, हम अपनी तो उसके बाद शासन से कोई सुविधा हमारे परिवार ने नहीं लिया। इवन टैक्स वगैरह जो है हमने सब पटाया, किसी प्रकार की छूट हमने शासन से नहीं लिया। हमने अपने दादाजी के आदर्शों पे हम आज भी चल रहे हैं और हम उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। जी, आपके परिवार से भी कोई विधायक थे बोले? हाँ, हमारे दादाजी थे। अच्छा, दादाजी पांडुरंग रामराव डोनगांव जो पहले विधायक थे, दुर्ग के पहले विधायक थे। ठीक है ना। हाँ, उन्होंने उनके कार्यकाल की कोई स्मृतियाँ या फिर कुछ चीज़ें इसमें? उन्होंने हॉस्पिटल की नींव रखी थी। अच्छा, आपने गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ज़मीन उन्हीं की दी हुई है। अच्छा। उन्हीं के नाम से माननीय अजीत जोगी जी ने नामकरण किया था उनका। अच्छा। पांडुरंग रामराव डोनगांव जिला चिकित्सालय। हाँ, तो उनकी स्मृति रहने के लिए, रखने के लिए अजीत जोगी जी ने हमको बुलाया था वहाँ, और बुला करके उन्होंने इनका नाम किया था। मतलब उनका नाम करने में एक अजीत जोगी जी उन्होंने हमको बोला था कि अब जितने बड़े इसमें रहे हैं, सीपीएन बेरार में डिप्टी स्पीकर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं और यहाँ के प्रथम विधायक रहे हैं, तो उनके कद को देखते हुए स्कूल कॉलेज करना ठीक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दूंगा उनको मैं। अच्छा, और उन्होंने जिला मुख्यालय किया फिर। हाँ, मतलब उनको एक बड़ा सम्मान दिया उन्होंने। जी, अजीत जोगी जी ने। हाँ जी। दुर्ग में डोंगावकर परिवार के अलावा हम लोग और कौन से परिवार को बोलेंगे जो ऐतिहासिक हैं और महाराष्ट्र से जुड़े हैं, मराठी हैं, मतलब इसके जो मूल निवासी है, अब जो हम लोग एक शब्द हम लोग बार-बार मूल निवासी हम लोग बता रहे हैं। दुर्ग में इतिहास से जुड़े हैं किरोलीकर जो पहले सांसद रहे हैं यहाँ के। किरोलीकर, हाँ, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था स्वतंत्रता की लड़ाई में जी, और बहुत अच्छी भूमिका रही है उनकी भी जी। तो वो, और एक पाटनकर परिवार रहा है, पाटनकर परिवार का भी अच्छा इतिहास रहा है, जिनके नाम से आज गर्ल्स कॉलेज है
हाँ। और गर्ल्स कॉलेज को अपन, हाँ गर्ल्स कॉलेज उन्हीं के नाम से है जी, उनके नाम से किया गया है, उनको सम्मान देने के लिए। जी। और तामस्कर जी रहे, उनके सम्मान देने के लिए दुर्ग का साइंस कॉलेज उनके नाम से किया गया है। अच्छा। हाँ, तो तामस्कर जी के नाम से भी हुआ है। तामस्कर जी पुरानी फैमिली रही है, वो भी यहाँ के मालगुजार वगैरह रहे हैं। जी, उनका भी गांव वगैरह रहा है ज़िले में। हाँ। तो ये सब पुरानी फैमिली है जो उस ज़माने की है। हाँ। तो और यहाँ ही नहीं, इवन बेमेतरा से भी विधायक और वो रहे हैं तामस्कर। अच्छा। उनके एक भाई बेमेतरा से भी रहे हैं, हमारे दादाजी भी बेमेतरा से विधायक रह चुके हैं। अच्छा, बेमेतरा के भी रह चुके हैं विधायक। हाँ, और यहाँ के तामस्कर की जी के भाई भी वहाँ के विधायक रह चुके बेमेतरा के। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मतलब अपन ये बोला जाए कि दुर्ग और दुर्ग के आसपास के क्षेत्र में भी मराठी लोगों का पुराना इतिहास, वर्चस्व रहा है उनका, वर्चस्व रहा है, भी एक बड़ा स्थान रहा है उसमें। आज भी अपन अगर धमतरी साइड जाते हैं तो पूरा मराठे लोगों का इतिहास रहा है। मराठे लोगों का गांव में जमींदारी वगैरह रही है उनकी। हाँ। आज भी है वहाँ जी, जैसे मराठापारा रायपुर में और सारा का सारा व्यवस्था है। उस ज़माने में से लेकर हमने कोऑपरेटिव भी मराठी लोगों ने बहुत काम किया कोऑपरेटिव पे। जी। तो कोऑपरेटिव में भी आप लोगों की भूमिका रही होगी। कोऑपरेटिव में हमारे दादाजी को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वल्लभ भाई पटेल जी ने सम्मान दिया था दिल्ली में, और वहाँ बुला के उन्होंने सम्मानित किया था, और वो सर्टिफिकेट भी हमारे पास है आज। हाँ। तो उन्होंने वहाँ उनको सम्मानित किया। सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम रहा है, बहुत अच्छा योगदान दिया है, इसलिए इस उपलब्धि पर उन्होंने उनका सम्मान किया था। जी। जैसे कि आपने बताया कि हमारी पहली पीढ़ी ने ये कहा कि अब हमको राजनीति नहीं करना था, हमने आज़ाद करा दिया देश को, फिर से एक स्थायित्व दिलवा दिया। उसके बाद मराठी लोग इसमें एक्टिव पॉलिटिक्स में और राजनीति में नहीं आए, लेकिन उसके बाद में फिर, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मराठी लोग पूरे बाहर हैं। तो अब इस समय क्या कर रहे थे, मतलब जब ये एक्टिविटी खत्म हुई है? नहीं, आज हमको इसलिए आना पड़ा कि क्या होता है कि इन सब के नाम को भुला दिया गया है। हाँ। आज जब भी कांग्रेस भवन में भी अगर कोई प्रोग्राम सम्मेलन होता है, कुछ होता है, तो इन सब की किसी की याद नहीं की जाती। हाँ, स्मृतियों में। हाँ, इनके स्मृतियों में नहीं है। आज कांग्रेस भवन में कोई रिकॉर्ड नहीं, कौन प्रधान विधायक रहे, कौन सांसद रहे, कौन रहे, कुछ नहीं है। तो ये बड़ा दुख लगता है कि जिन्होंने आज इनके भरोसे आज सब हैं। इन्होंने उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराया। तो इन्होंने प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो इनके भरोसे आज देश आज़ाद हुआ है, और आज इन्हीं का नाम भुला दिया गया। तो ये तो बड़ी दुख का विषय है ना, इसलिए आज हमको सामने आना पड़ रहा है। ठीक बात है, हम लोग तो ये बात भी कर रहे हैं, तो ये विषय पर आया, ये भी एक विषय है कि आज हम लोगों को करना पड़ा। लेकिन शायद सेकंड पीढ़ी थर्ड पीढ़ी जैसे हम लोग थे, हम लोग सब तो बाहर पढ़ने चले गए, और ये करने मतलब एक दूसरी जो मतलब एक दूसरे तरह की सेवा देने के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठे रहे। लेकिन अभी जो है इसके अलावा जो हमारा जो महाराष्ट्र मंडल या महाराष्ट्र का जो वो है, उसको हम लोग संगठित करने के लिए आप लोग अब नए स्तर पे क्या कर रहे हैं, कि अभी की स्थिति में क्या कर रहे हैं? हालांकि संगठित है, सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, सारे लोग अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो दूसरे लोग हैं, जो नॉन मराठीज़ हैं, या जो बाहर से बाद में लोग आए हुए हैं, या जो मराठी भी हैं जो बाहर से आए हैं, भिलाई में आके रहने लगे और नौकरी करने लगे, उनके लिए क्या था कि ये सारी चीज़ नहीं थी, ये सारी बातें नहीं थी। आज के समय में जैसे हमारे मंदिर से दुर्ग में हमारे मंदिर कितने जो मराठियों के थे? मराठी का मंदिर उस समय, ये जो लंगूरवीर मंदिर है शनिचरी बाजार का, कहाँ पे? लंगूर मंदिर शनिचरी बाजार। अच्छा। ये कदम का बनाया हुआ मंदिर है। कदम मतलब मराठा से, आज भी उनकी फैमिली है, और उनके पूर्वजों का वो बनाया हुआ मंदिर था। वो ज़मीन वगैरह उन्होंने ही दी थी, उन्होंने ही मंदिर बनाया था। अच्छा। तो हाँ। उस समय का वो उनका भी रहा है मंदिर का। हाँ, हाँ। तो आज जो पुरानी फैमिली है, आज जितने पुराने महाराष्ट्रीयन लोकल फैमिली जो रही है, मतलब स्थायी फैमिली जो, उन्होंने आज महाराष्ट्र मंडल को संभाला हुआ है। वही सब वहाँ के मतलब पदाधिकारी है, और जो बाहर से जो महाराष्ट्रीयन आए भी हैं, जो सर्विस में आए हैं, जैसे भी आए, आज उन सबको इकट्ठा करके, उनको यूनाइट करके आज महाराष्ट्र मंडल चला रहे हैं जी। और बहुत अच्छे से चला रहे हैं, बहुत अच्छे से बहुत चला रहे हैं, इसीलिए मामला बाहर नहीं और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं है। महाराष्ट्र मंडल बहुत अच्छे से चल रहा है, और सब महाराष्ट्रीयन लोग यूनाइट है, और बहुत अच्छे से सब काम चल रहा है उनका। महाराष्ट्र मंडल तो मतलब अगर देखा जाए, जैसे आपने बताया था कि अकोला से लेके वो नगरी सिहावा तक के एक मतलब उस समय का एक राज्य था बरार।
बाहर के लोग जैसे बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, धमतरी हो गया, नगरी हो गया, सिहावा हो गया, या उधर जगदलपुर हो गया, या इधर आपका रायगढ़ अंबिकापुर तक के जो मराठी परिवार है, जो यहाँ का मूल परिवार है, आज फिर से एक है क्या कि मतलब अब आज की क्या स्थिति है? मतलब ये लोग एक दूसरे से जुड़ाव में हैं या फिर कैसी स्थिति में है इसमें? नहीं, जुड़ाव में है, जुड़ाव में है, हाँ जुड़ाव में है, आज भी मिलते जुलते रहते हैं, कार्यक्रम में आना जाना रहता ही है। हाँ हाँ। तो जुड़ाव में है। ये जो हम आज आपके पुराने मकान में बैठे हैं, इस मकान का भी इतिहास बता जी, दीजिए, क्योंकि ये भी क्योंकि दुर्ग के बीच का है और इस मकान से जुड़े जितनी भी आसपास की ज़मीन है, इवन बोलेंगे इंदिरा पहले तो मैं इस मकान की उम्र बता दूं, इस मकान की उम्र 70 साल हो गई है। अच्छा, फिर नए मकान की हाँ, ये इस मकान की उम्र 70 साल, इसको तो रिनोवेट कराएं फिर से, क्योंकि पुराना मकान थोड़ा सा जर्जर हो गया था, तो उसको थोड़ा रिनोवेट कराया, तो इस मकान की उम्र ही 70 साल हो गई। पहले हमारे जो दादा जिस समय सतना की लड़ाई में थे, उस समय हम लोग किराए के मकान में रहते थे। मोती कॉम्प्लेक्स आज जहाँ बना है उसके सामने एक तंबोली जी का मकान था, उस तंबोली जी के मकान में किराए में रहते थे। अच्छा, हाँ, उस समय। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पर उन्होंने, हमारे दादाजी ने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद यहाँ मकान बनाया, लेकिन इस मकान में कभी नहीं रह पाए वो। अच्छा, हाँ, हमें क्योंकि हमेशा तो हाँ बाहर जाना है, हाँ बाहर जाना है हमेशा, कभी जेल में जा रहे, कभी कॉन्फ्रेंस में जा रहे, कहीं जा रहे हैं, तो ये मकान बना जरूर लेकिन रह नहीं पाए वो। हाँ। तो मतलब आप यहाँ किराए से बोल रहे हैं, तो आप लोग गांव से आए यहाँ पे, जो आपका गांव बता रहे थे तीन, यहाँ पे जो पहले हमारा रायपुर था। हाँ? रायपुर में रहते थे, प्रारंभिक शिक्षा रायपुर में, तात्यापारा में हमारा घर था। अच्छा, आज भी है, आज भी है, आज भी है, आज भी हमारे दादाजी के जो भाई लोग हैं वहाँ रहते हैं। अच्छा, मतलब आपका संयुक्त एक संयुक्त परिवार, एक ही परिवार था, कंडरका, कुसमिक, कोहड़िया, तीनों गाँव संयुक्त परिवार था, और तीनों गाँव की मालगुजारी हमारी थी। अच्छा, हाँ हाँ। और हमारे दादाजी ही सबको देखते थे। हाँ। अच्छा, अकेले मतलब वो मुखिया थे वो उस समय, उसको देखते थे। दुर्ग में कैसे आना हुआ था होगा, कुछ आपको आइडिया है कि उसके उनका कि मतलब दुर्ग में ही क्यों आया, मतलब ये कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट? नहीं, दुर्ग में इसलिए आ गए, बाद में ये दुर्ग जिले में आ गया था पूरा। हाँ, अच्छा। दुर्ग जिला बना तो दुर्ग जिले में तीनों गांव आ गए। तीनों गांव आ गए? हाँ, तीनों गांव दुर्ग जिले में आ गए। हाँ। और बेमेतरा तहसील थी हमारी जी, तो बेमेतरा दुर्ग आना जाना लगे ही रहता था। हाँ, तो यहाँ रुकना पड़ता था। हाँ, यहाँ रुकना पड़ता था, यहाँ रुकना पड़ता था। तो फिर यहीं से उन्होंने फिर अपने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की फिर। हाँ। और यहीं से उन्होंने फिर अपने चालू किया। अपने मालगुजारी वाले जो गांव हैं, जो जहाँ पे वहाँ पे भी आपके ज़मीन या मकान? हाँ है, सब है वहाँ, सब है, तीनों गाँव हैं। हाँ, उस ज़माने के, पुराने ज़माने के हैं, आज भी हैं। बेरला कुसमी तो हमारा 4 किलोमीटर रोडी पे है, बहुत बड़ा बाड़ा है वहाँ भी। अच्छा, आज भी है, पुराना? हाँ, पुराना है, आज भी है। और पुराने जितने अपने मतलब जिसे पॉलिटिकल लीडर भी कहे जाए, वो सब आज भी नाम से जानते हैं वहाँ पे। हाँ, सभी जगह जानते हैं जी। तो कांग्रेस में आपका जुड़ाव कब से हुआ, कैसे हुआ आपसे? कांग्रेस में तो अब कांग्रेसी परिवार ही रहा है ये। हमारे दादाजी के समय से जो कांग्रेस में है, तो उसके बाद तो अब हम लोग को तो चुनाव लड़ना नहीं था, इसलिए हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस वाला काम ही नहीं किए। तो हमारे दादाजी के 25 नंबर चलते चले आए। मतलब वही चीज़ आप मेंटेन रखें? मेंटेन रखे हैं। और कांग्रेस है। लेकिन आज का आपका रूटीन कैसा होता है दिन का, क्या मतलब आज आपकी सामाजिक में क्या? आज पहला काम तो मेरा ये रहता है कि मैं अभी वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमारे दादाजी के नाम से है, वहाँ का मैं आजीवन मानस सदस्य हूँ। अच्छा। तो मैं रोज़ सवेरे उठ के 10 बजे से 2 बजे तक हॉस्पिटल में जाके सेवाएं देता हूँ। अच्छा। जितने गांव से संभागीय मुख्यालय है आज हॉस्पिटल, हाँ। उस समय तो एक कमरे में लगा करता था, आज इतना बढ़ गया कि 540 बिस्तर वाला अस्पताल हो गया है। और संभागीय मुख्यालय होने के कारण बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, राजनांदगांव, बाहर से मरीज यहाँ पे रेफर होते हैं और आते हैं। हाँ। तो इतने गरीब मरीज आते हैं कि गरीबों के मरीज को हम लोग वहाँ सेवा करते हैं। हाँ। और सेवा करके उनको शासन से जो लाभ मिलना चाहिए जी, जो उस लाभ को हम लोग वहाँ से उनको दिलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं वहाँ। हाँ। मूल उद्देश्य हमारा उनकी सेवा करना जी। हमको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिलता, हमको कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई तनख्वाह नहीं रहती। हाँ। हम लोग केवल सेवा करने जाते हैं जी। कब से मतलब ये वैसे तो खैर आप बता रहे हैं अस्पताल ही आपके लोगों का दिया हुआ, वो जो पहला जो था वो उस समय कैसा था अस्पताल? जैसे आज तो 500 बिस्तर हम देख रहे हैं, आज की पीढ़ी हम लोग 500। पहले तो एक कमरे में लगा करता था, एक कमरे में, जैसे गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। हाँ। उस प्रकार से एक छोटा से कमरे में वहीं वो लगा करता था। तो वो कमरा उसकी उस समय कैसे बना वो कमरा, मतलब किसके मांग पे आई थी बात? तो हॉस्पिटल कमेटी फंड के पहले अध्यक्ष भी हमारे दादाजी थे उस समय। अच्छा। हाँ, और उन्होंने ही उसको वहाँ लाया था उसको। मतलब एक
कहा जा सकता है कि आपके दादाजी ने ही यहाँ दुर्ग को एक अस्पताल की व्यवस्था दिलवाई। हाँ हाँ जो पहले एक कमरे का ही था, लेकिन वो कमरे की व्यवस्था भी यहाँ पे उन्होंने ही दिलवाई। जी 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 फिर उसके बाद से आप लोग लगातार अपनी सेवाएं इस अस्पताल के लिए दे रहे हैं। और आज उस एक कमरे से आप लोगों के उसके कारण, सेवा और तत्परता के कारण, वो 500 कमरे का एक अस्पताल बन गया है। व्यवस्थाएं हो सकता है आज की कुछ व्यवस्थाएं ना हो, कुछ व्यवस्थाएं कम हो, लेकिन आपकी भी रोज़ का 4 घंटे इस सेवा के लिए जाना ही है। और ऐसा भी नहीं, रात बिरात अगर कोई इमरजेंसी आती, कोई फ़ोन आता है तो हम उनकी मदद करने जाते ही हैं। अच्छा, हाँ, जाते ही हम वहाँ पे जाते ही हैं। तो उसमें इसके अलावा और जो आपका जो मतलब सामाजिक क्षेत्र में या कोई और क्षेत्र में जो कुछ काम आप करते हैं? सामूहिक क्षेत्र में तो मैं रहता ही हूँ। अभी जैसे हमारे मतलब महाराष्ट्र मंडल का मैं कोषाध्यक्ष हूँ जी, 2 बार से कोषाध्यक्ष बना वहाँ। अभी गजानन मंदिर में सहसचिव हूँ, गजानन मंदिर में। हाँ। तो वहाँ भी सेवाएं देते रहता हूँ। महाराष्ट्र मंडल की भी सेवाएं चलती रहती। और यहाँ मतलब महाराष्ट्र के जो संत हैं अपने नानीस धाम वाले, अच्छा, नानीस धाम वाले संत, उनका मैं यहाँ जिला अध्यक्ष भी था 5 साल से। अच्छा, तो उनके भी ब्लड डोनेशन शिविर वगैरह सब लगते हैं। हाँ। स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज जी के जी, अच्छा, हाँ, उनके संस्थान का भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ। हाँ। करीब 5 साल रहे हैं अध्यक्ष में। हाँ। और उनके निर्देश पे यहाँ पे भी ब्लड डोनेशन शिविर और अंगदान शिविर, अंगदान के लिए प्रोत्साहित करना लोगों को। हाँ। तो अंगदान के लिए भी हम लोगों ने बहुत से हमारे संप्रदाय वालों को प्रोत्साहित किया। और ब्लड डोनेशन शिविर, मतलब ब्लड डोनेशन शिविर भारतीय सेना के जवानों के लिए लगता है। अच्छा। उनका जो शिविर लगता है। हाँ 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 हाँ। क्योंकि स्वामी जी के जब वहाँ मठ में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे जी। और आके, और उस समय मोहन भागवत जी भी आए थे जी। तो स्वामी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपको मेरे से क्या चाहिए, आप मेरे से मांगिए। अच्छा, मेरे को तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आपको मेरे से क्या चाहिए। हाँ। तो उन्होंने बोला सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में जब भारतीय सेना के जवान ड्यूटी करते हैं तो उनका ब्लड जो है काला पड़ जाता है। अच्छा। तो हमको उनको ब्लड पूरा बदलना पड़ता है। हाँ। तो आपके संप्रदाय से हमको ब्लड की व्यवस्था कराइए। हाँ। चले दिया मैंने बोले। और तब से हम लोग 55,000 यूनिट ब्लड, हर 1000 यूनिट ब्लड हम लोग हर साल डोनेट करके वहाँ देते हैं भारतीय सेवा के सेना के जवानों के लिए। सेना के जवानों के लिए। और ब्लड इन नीड के लिए सबसे पहला नाम आज नरेंद्राचार्य महाराज जी का है इंडियन गवर्नमेंट के इसमें लिस्ट में। सबसे ज़्यादा खून दिया। हाँ, सबसे ज़्यादा खून दिया। वो तो है कि आज हमारे पास मराठा रेजिमेंट है महाराष्ट्र, और इसमें सेना में तो कहीं कोई मतलब 2 मत वाली बात नहीं है। शायद इसमें भी इतिहास में शिवाजी महाराज तो है ही है जी जी, उसके लिए कि उसमें उसका अद्वितीय नाम है। महाराष्ट्र का ये हिस्सा जो, तो ये थे डोंगारकर जी, हमने इनके साथ में सुना। और अब हम यही बात करना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र और अविभाजित महाराष्ट्र का एक हिस्सा मध्य प्रदेश, उस अविभाजित मध्य प्रदेश का एक हिस्सा छत्तीसगढ़, और ये जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके मूल निवासी मराठी, महाराष्ट्रियों का बहुत योगदान है हमारे इस छत्तीसगढ़ के लिए, और आज भी दे रहे हैं। जैसे डोंगारकर जी ने बताया कि आज भी हम खून तक के दे रहे हैं जवानों के लिए, वो भी बिना बैनर पोस्टर के, किसी को बताए बिना, किसी को दिखाए बिना। ये एक सेवा लगातार महाराष्ट्र मंडल और महाराष्ट्र के लोग और मराठी लोग अपनी दे रहे हैं। और इस दुर्ग के इतिहास में भी मराठी लोगों का जो मूल निवासी के रूप में एक बहुत बड़ा योगदान है। फिर उसके बाद आज़ादी के लड़ाई के रूप में एक योगदान है। उसके बाद में फिर स्वतंत्र भारत के में भी हम लोगों ने बहुत एक अच्छा योगदान दे रखा है। और आज भी जैसे डोंगारकर जी बता रहे हैं कि हर एक स्तर पर हम मराठी परिवार और मराठी लोग इस प्रदेश को, इस नए नवगठित छत्तीसगढ़ को, और छत्तीसगढ़ के उपरांत आज की छत्तीसगढ़ को, जो आज का युवा छत्तीसगढ़ है, इसको एक अच्छा भूमिका के साथ योगदान दे रहा है। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मराठी परिवार के साथ, जिससे पता चलेगा कि जिससे हम जान पाएंगे कि उनकी स्मृतियों से कि हमने कितना योगदान दिया, महाराष्ट्र का कितना योगदान रहा, मराठियों का कितना योगदान है छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में। धन्यवाद, नमस्कार।